आज इतना कुछ खोने के बाद भी मैथिली शांत थी। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी कम उम्र में ठाकुर खानदान का बिजनेस टॉप पर पहुंचाने वाली मैथिली राजवीर सिंह ठाकुर आज इतनी शांत क्यों है। क्योंकि आज तो उसने अपना सब कुछ खो दिया, पूरा परिवार एक झटके में ख़त्म हो गया। और ना तो इसकी जानकारी पुलिस को हुई और ना ही किसी और को। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? और इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा है कि आखिर किया तो किया किसने। एक आंधी की तरह आया और तूफान की तरह सब कुछ खत्म कर दिया। अब सबकी निगाहें मैथिली पर टिकी हुई थी कि अब मैथिली क्या करेगी, खुद को संभालेगी या अपना बचा हुआ बिजनेस संभालेगी, या फिर अपने परिवार के साथ हुआ नाइंसाफ़ी का बदला लेगी। मैथिली राजवीर सिंह ठाकुर की इकलौती संतान, उम्र 24 साल, हाइट 5 फुट 8 इंच, हिरनी जैसी आंखें, खूबसूरत इतनी कि जो एक बार देखे वह पलट कर देखने पर मजबूर हो जाए। आज बिजनेस की दुनिया में अपने दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कि उसके आगे बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी पानी भरते हैं। और 3 साल से लगातार बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत रही है। मैथिली ऑफिस से निकली और निकलने में उसे थोड़ा लेट हो गया। रात के 10 बज गए थे और मैथिली ने अपनी गाड़ी की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दिया था। कारण था आज उसे लेट हो गया था। घर से कितने ही फ़ोन आ चुके थे। कोई दूसरा दिन होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आज खास दिन था क्योंकि उसके दादा दादी की एनिवर्सरी थी। और आज मैथिली का लेट होना मतलब अच्छा खासा डांट सुनना तो बनता है। इसलिए मैथिली गाड़ी की स्पीड थोड़ा ज़्यादा करके जल्दी से घर पहुंचना चाहती थी। रोज की तरह आज भी गाड़ियों की सड़क पर कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके घर के साइड रोड थोड़ा शांत रहता था क्योंकि यहाँ थोड़ा रईस लोग रहते थे। हर कोई का उधर आना जाना मना था, आम इंसान कम ही चला करते थे। मैथिली ने अपना फ़ोन चेक किया और जल्दी से अपने घर की तरफ गाड़ी मोड़ लिया। और मुड़ते ही एक ज़ोरदार ब्रेक के साथ गाड़ी रुकी और 1 सेकेंड बाद जब सामने देखा तो कोई उसके गाड़ी से टकरा कर दूर जा गिरा था। मैथिली जल्दी से नीचे उतरी और पीछे उसकी गाड़ी से उसके बॉडीगार्ड भी जल्दी जल्दी नीचे उतरकर आगे आगे चलने लगे। और जैसे ही उस आदमी के पास पहुँचे, मैथिली 3 कदम पीछे हुई और एकदम से आकर उनसे लिपट गई। डैड डैड उठिए, आप यहाँ कैसे? सब लोग कहाँ हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बॉडीगार्ड, मैम सर को गोली लगी है, हमें देखने दीजिए। और जैसे ही मैथिली उठती है, वो जैसे ही पीछे गिरने लगती है, बॉडीगार्ड ने उसे संभाल लिया। मैथिली बोली, जल्दी करो, उठाओ और 5 मिनट में मुझे ये हॉस्पिटल में मिलने चाहिए और कुछ नहीं सुनना मुझे। सब जल्दी से राजवीर को उठाते हैं और दूसरी गाड़ी से हॉस्पिटल निकल जाते हैं। मैथिली अपनी गाड़ी में बैठकर जल्दी से घर के लिए निकल जाती है। 5 मिनट में घर के बाहर उसकी गाड़ी घसीटते हुए रुकती है। जब वो गाड़ी से बाहर निकलती है तो एक अजीब सी खामोशी थी। जहाँ रोज़ हल्ला होता था वहाँ आज सिर्फ खामोशी थी हर तरफ। मैथिली के साथ उसका सेक्रेटरी भी था जिसका नाम शिवम था। आज उसके साथ ही घर आने वाला था तो वो भी उसके साथ ही आ गया। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब कैसे, आज क्या था और क्या हो गया। मैथिली जल्दी से घर के अंदर जाती है और जैसे ही कदम अंदर रखती है चारों तरफ सिर्फ खून ही खून। उसकी मम्मा, चाचा चाची, दादी, चाची की बेटी एलिना और कोमल, उसका भाई रुद्र, दादा राजेश्वर और घर के सब नौकर सब जहाँ तहाँ पड़े थे। मैथिली को हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर सबको देखे, इसलिए वो वहीं बैठ गई। शिवम जल्दी से सबको चेक करता है तो राजेश्वर, रुद्र और एलिना की सांसें अभी भी चल रही थी। शिवम बोला, मैम रुद्र, एलिना और दादू की सांसें अभी भी चल रही है। मैथिली सर उठाकर देखती है और जल्दी से शिवम के पास जाती है। बारी बारी शिवम की मदद से तीनों को गाड़ी में बैठाकर बोलती है, तीनों को लेकर जाओ सीक्रेट फार्म हाउस में जहाँ दादू जाते थे, जिसका पता सिर्फ कुछ लोगों को है और उन्हीं में से तुम भी एक हो। डॉक्टर को परमानेंट वहीं रख लो। और अब ये तीनों मुझे सही सलामत चाहिए, समझ गए? और निकलो जल्दी से, यहाँ मैं देख लूँगी। और जब तक मैं ना बोलूँ बाहर इन लोगों को छोड़कर मत आना, सिक्योरिटी बढ़ा दो वहाँ की। और शिवम जल्दी से तीनों को लेकर निकल जाता है। तब तक मैथिली का फ़ोन बजता है। मैम सर नहीं बचे, इन्हें काफ़ी बुलेट लगी थी जिससे उन्हें बचाना नामुमकिन था। मैथिली बोली, घर लेकर आओ डैड को। तब तक पूरी पुलिस फोर्स आके ठाकुर बिला के बाहर खड़ी हो गई और अंदर बाहर हर जगह बस पुलिस और एम्बुलेंस। पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा नरसंहार आखिर किया तो किया किसने, वो भी इस इलाके में आकर। पुलिस जल्दी ही जगह जगह नाकाबंदी करने लगी। मैथिली घर में पड़े लोगों को देख रही थी और इन्हीं सब में अभी उसने अपने डैड की बॉडी को भी देखना था। अब उसके आंखों से आंसू का एक कतरा नहीं था।
पुलिस वालों ने उसे एक जगह बैठने को बोला और सबको उठाकर बारी बारी एक साइड से रखने लगे। तब तक एक और एम्बुलेंस आकर रुकी, जिसमें से राजवीर को भी लेकर बाहर आए और आकर एक तरफ लिटा दिया गया। आज मैथिली को ना तो कोई डांटने वाला था और ना पूछने वाला, इसलिए वैसे ही बैठी थी और पुलिस अपना काम कर रही थी। बॉडीगार्ड उसके पीछे घेर कर खड़े थे, उसके आदेश का इंतज़ार कर रहे थे। मैथिली बाहर हाल में बैठी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या न करे। अभी तक तो दादू, डैड और चाचू उसको हमेशा सपोर्ट करते थे। जब भी किसी चीज़ में उलझ जाती थी उनसे पूछ लेती थी, लेकिन एक झटके में सब उसका साथ छोड़ देंगे, उसने कभी नहीं सोचा था। बॉडीगार्ड बोले, मैम हमें सबका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, कब तक आप बैठी रहेंगी? मैथिली सर उठाकर देखती है तो सबकी बॉडी को अब सफ़ेद चादर से ढक दिया गया था, क्योंकि मैथिली ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया था। पुलिस अब भी घर का कोना कोना ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिल रहा था। मीडिया वालों तक ये बात तो पहुंच चुकी थी और इस टाइम ठाकुर विला के बाहर मीडिया का पूरा हुजूम उमड़ा था। पुलिस वाले उन्हें रोक रहे थे, लेकिन वो पुलिस कमिश्नर से और मैथिली से बात करना चाहते थे। थक हार कर पुलिस कमिश्नर को मीडिया के सामने आना पड़ा। कमिश्नर बोले, आप लोग अभी शांत रहिए, जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम लोग सब कुछ आपको बता देंगे। अभी आप लोग क्रिमिनल को एक्टिव कर देंगे। मीडिया बोली, सर इतना बड़ा नरसंहार के पीछे कौन है? क्या आप जानते हैं पूरा ठाकुर परिवार खत्म हो गया, तब आप लोग कहाँ थे? और अब आप कह रहे हैं आपको कुछ पता नहीं, इसका क्या मतलब है? और मैथिली, राजवीर सिंह ठाकुर, क्या उन्हें आप बचा पाएंगे? आप लोग जब पूरा परिवार नहीं बचा पाए तो क्या उन्हें बचा पाएंगे? सर हमारे सवाल का जवाब दीजिए। कमिश्नर नो मोर क्वेश्चन कहकर अंदर चले जाते हैं। मीडिया वाले बोले, तो देखा आपने किस तरह से आज एक पूरा परिवार खत्म हो चुका है और पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्या ऐसे सुरक्षित है हमारा देश और देश के नागरिक? कौन जवाब देगा इसका? किसी के पास है जवाब? पूरी मीडिया जानना चाहती है इसका जिम्मेदार कौन है। एक 24 साल की लड़की कैसे संभालेगी खुद को जब उसके सामने उसका पूरा परिवार का नरसंहार हुआ हो? मीडिया अपने तरफ से सरकार और पुलिस से जवाब जानना चाहती थी, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अंदर मैथिली ने कहा कि सारे नौकर, गार्ड और उसके पूरे परिवार का अंतिम संस्कार वो खुद करेगी, वो भी पूरा विधि विधान से। तैयारी करो सब करने की। 1 घंटे में सब तैयारी हो जाती है और ठाकुर विला से लेकर शमशान तक पुलिस बीत चुकी थी। सारे रास्ते रोक दिए गए थे। मैथिली आगे आगे और सारे गार्ड पीछे पीछे सबको लेकर चल रहे थे। आधे घंटे में शमशान पहुंच गए। वहां जाकर पंडित जी ने सारी तैयारी करवाई और मैथिली आंखों में आंसू लेकर सब शांति से करती रही, क्योंकि रोती भी तो कौन था संभालने वाला उसे, जिसके सामने वो रो सके, और जो बच्चा है वो इस हालत में नहीं था कि मैथिली को संभाल सके। पंडित जी ने सब कुछ अच्छे से मैथिली के हाथों करवा रहे थे। ऐसा करते हुए पंडित जी के हाथ भी कितनी बार कांप रहे थे, उनके आंखों से भी आंसू छलक रहे थे। ऐसा हो भी क्यों ना। सारे ठाकुर विला के पूजा और शादी जो उन्होंने करवाया था आज तक, और आज अंतिम संस्कार भी कर रहे थे, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक साथ सबका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। लगभग 1 घंटे में सब कुछ करने के बाद जब मैथिली ने सबको मुखाग्नि दिया तो वो पूरी तरह से टूट गई और वहीं बैठकर रोने लगी। आखिर कब तक संभालती खुद को, और उसे ऐसे रोता देख वहाँ जितने भी लोग थे सबकी आंखें नम हो गई। मजबूत से मजबूत इंसान की आंखें भी अश्रुधारा बहने लगी। पेड़ पत्ते तक रो दिए थे मैथिली का दुख देखकर। तभी किसी मजबूत हाथ ने उसे संभाल लिया और मैथिली उसे पकड़कर रो पड़ी। उसे ये भी नहीं पता कि आखिर वो किसका पकड़कर रो रही है। कब से खुद को संभाल रखा था उसने और अब उसे खुद का ख्याल ही नहीं रहा और वो बस वहीं बिलखती रही। काफ़ी देर रोने के बाद उसे ध्यान आया कि वो किसे पकड़कर रो रही है। उसका तो कोई बचा ही नहीं है और जो है वो यहाँ इस हालत में नहीं हो सकता है। तो खुद को किसी तरह संभाल कर ऊपर देखती है तो 27-28 साल का कोई लड़का, ग्रीन आंखें, चेहरा एकदम कठोर, जैसे अभी कितनों का खून करके आया हो। नॉर्मल कोई देखे तो डर जाए। बॉडीगार्ड उन दोनों को घेर कर खड़े थे और उनमें से कुछ और नए चेहरे थे जिसे मैथिली नहीं जानती थी। वो बस उसकी तरफ देखती रही तो वो बोला, घर चलो, यहाँ का सब हो गया है और आगे का मैं सब देख लूँगा। और मैथिली को उठाया और जाकर गाड़ी में बैठ गया और अपने आदमियों को कुछ इशारा किया और मैथिली को लेकर ठाकुर विला आ गया। मैथिली एक बार फिर जब घर पहुंची तो जार जार रोने लगी वहीं बैठकर। उसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अंदर जाए
और किसके लिए वो जिंदा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके दिमाग में यही सब बातें चल रही थी कि फिर से आके उसी लड़के ने उसे कंधे से पकड़कर उठाया। मैथिली, उठो, घर के अंदर चलो। और जब वो नहीं उठती है तो उसे गोद में उठाकर आगे बढ़ जाता है। घर अब पूरी तरह से क्लीन था, कहीं कोई खून का छींटा भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैथिली वैसे ही रोती रही और रोते रोते कब बेहोश हो गई उसे पता ही नहीं चला। उसने मैथिली को ले जाकर उसके रूम में सुलाया और बाहर आकर डॉक्टर को फ़ोन किया। 10 मिनट में डॉक्टर ठाकुरबिला आ गए और मैथिली को चेक करके नींद का इंजेक्शन दे दिया और कुछ बात करके बाहर चले गए। वो लड़का वहीं बैठ गया और बोला, आज फिर तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो कुछ साल पहले मेरे साथ हुआ था। लेकिन जब तुम्हें ये पता चलेगा कि इतने लोगों की जान सिर्फ तुम्हारी वजह से गई है तो कैसे संभालोगी खुद को। इसलिए तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा, अपने लिए और अपनों के लिए। और ये करूँगा मैं, वीर प्रताप सिंह। वीर मैथिली के पास ही बैठा था क्योंकि वो मैथिली को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। अभी उसकी हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वहाँ अकेले उसे छोड़ा जाए। वीर ऐसे ही बैठे बैठे ही सो गया। सुबह जब फ़ोन की घंटी बजी तो उसकी नींद खुली और सामने देखा तो मैथिली अभी भी सो रही थी। फ़ोन लेकर वीर बाहर चला गया और कुछ देर बात करने के बाद मैथिली के रूम में वापस आया और अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया। सुबह के 10 बजे जब मैथिली की आंखें खुली तो एक झटके में उठकर बैठ गई और उसकी आंखों के सामने कल का मंजर घूम गया। सब याद आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने आसपास कोई है कि नहीं ये भी ध्यान नहीं था। कुछ देर यूं ही रोने के बाद उसे लगा कोई है जो उसे देख रहा है। अपनी नज़र घुमाकर बगल में देखा तो वीर उसे ही देख रहा था। मैथिली जल्दी से अपने आंसू पोंछ वीर की तरफ देखती है, जैसे उसे जानना चाहती है कि आखिर वो है कौन जो उसके साथ था और अभी भी उसके पास है। वीर उसके आंखों में ही सवाल पड़ चुका था। अब उसने अपना लैपटॉप बगल में रखा और एक नौकर को आवाज़ दिया जिसका नाम रेबल था। वह जल्दी से वहां आया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। रेबल, 5 मिनट में खाना लाओ यहाँ पर। जी सर, बोलकर वो चला गया। मैथिली अब भी उसे ऐसे ही देख रही थी लेकिन कुछ बोला नहीं उसने। वीर अब मुड़कर मैथिली के पास आया और बोला, सब बता दूंगा मैं कौन हूँ और क्यों यहाँ आया हूँ, लेकिन उसके पहले जाकर फ्रेश हो जाओ और खाना खाओ। अभी तो तुम्हारी लड़ाई शुरू हुई है और इसे जीतने के लिए तुम्हें खाना खाकर स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आखिर ठाकुर खानदान का बदला जो लेना है तुम्हें। तब तक मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, बोलकर वीर चला जाता है। मैथिली भी उठकर बाथरूम में चली जाती है और शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और सोचती है किसने किया ये सब। आज तक उसके डैड या दादू ने कभी बताया क्यों नहीं इन सब के बारे में। और ये कौन है? क्या सच में ये मेरी हेल्प करना चाहता है या सिर्फ दिखावा कर रहा है? यही सब सोच रही थी कि बाथरूम का दरवाज़ा नॉक हुआ तो अपनी सोच से बाहर आई। फिर कुछ देर बाद वह चेंज करके बाहर आ गई। बाहर वीर आराम से बैठा था और रेबेल वहीं नाश्ता लगा रहा था। मैथिली कुछ नहीं बोली और जाकर एक तरफ बैठ गई। रेबेल नाश्ता लगा के जा चुका था। वीर मैथिली की तरफ देखता है जिसके चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं था। वो अभी भी जैसे शून्य में ही अपने आप को कहीं खोज रही थी। वीर जाकर मैथिली के पास बैठ जाता है तो मैथिली उसकी तरफ देखती है। वीर, चलो नाश्ता करो फिर बताता हूँ। फिर दोनों साथ में थोड़ा बहुत नाश्ता करते हैं। रेबेल आकर सब साफ करके चला जाता है। मैथिली अभी वीर की तरफ ही देख रही थी। वीर एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, मेरा नाम वीर प्रताप सिंह है और मैं यहाँ कुछ दिन पहले ही आया हूँ। वैसे तो मैं राजस्थान के जैसलमेर का हूँ। मेरे पापा और तुम्हारे पापा दोस्त थे। मेरे पापा वहाँ के राजवाड़े थे और मेरी माँ उस समय पूरे राजस्थान की सबसे सुंदर महिला जिसने मेरे पापा से शादी किया। ये शादी इतनी आसान नहीं थी क्योंकि मेरे माँ पापा ने लव मैरिज किया था जो इस समय कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, जिसमें से सबसे आगे महेंद्र प्रताप था जो मेरी माँ से शादी करना चाहता था। लेकिन उसकी यह इच्छा पापा ने पूरा नहीं होने दिया और जब मैं 7 साल का था तब उसने मेरे घर पर ऐसे ही नरसंहार किया था और पूरे परिवार को मार डाला था। मैं बच गया क्योंकि मुझे तुम्हारे पापा यहाँ मुंबई ले आए थे क्योंकि यहाँ उनकी शादी की सालगिरह थी और माँ पापा ने बोला कि वो दूसरे दिन आएंगे और मैं एक दिन पहले ही उनके साथ आ गया। उस टाइम मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और जब अंकल को सब पता चला तो उन्होंने मेरी सेफ्टी के लिए मुझे यूएस से भेज दिया। अगर नहीं भेजते तो महेंद्र प्रताप मुझे किसी तरह ढूंढ लेता, इसलिए अंकल ने मुझे यूएस से भेज दिया जिससे किसी को कुछ पता न चल सके और मैं सेफ रह सकूं।
मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ आया हूँ, लेकिन अंकल ने डायरेक्ट आने से मना कर दिया और बोले दादू की एनिवर्सरी में आ जाऊँगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, फिर आगे का आगे देखेंगे क्या करना है। लेकिन महेंद्र प्रताप का बेटा, शायद तुम्हें याद होगा जब 6 महीने पहले तुमको यंग बिजनेस पर्सन अवार्ड मिल रहा था तो उसने ही तुम्हें अपने हाथ से अवार्ड दिया और तब से तुम्हें पाना चाहता है। और ये बात उसने अपने पिता यानी महेंद्र प्रताप को बताया। और जब महेंद्र ने पता किया तो राजवीर अंकल और पापा की दोस्ती का उसे पता चला, और ये भी कि राजवीर अंकल ने मुझे छुपा के भेज दिया था। इसलिए उसने पहले तुम्हारी शादी की बात अंकल से किया, और जब वो नहीं माने तो उनको कई बार अपने तरीके से समझाने की कोशिश किया, लेकिन किसी ना किसी कारण से वह सफल नहीं हो पाया। लेकिन इस बार फिर वो कामयाब हो गया और सबको फिर से वैसे ही मारा जैसे 20 साल पहले मेरे घर वालों को मारा था। और ना तब कोई सबूत मिला था किसी को, ना अब कोई सबूत मिलेगा किसी को। लेकिन अगर तुम उसको मिल जाती तो शायद कुछ ना करके तुम्हें उठा ले जाता, मगर इत्तेफाक से तुम आज लेट हो गई थी और उसने सोचा तुम्हें फिर से राजवीर अंकल ने छुपा दिया, इसलिए गुस्से में आकर सबको मार डाला। मुझे आने में देर हो गई क्योंकि मेरी फ़्लाइट लेट हो गई और मैं तुम्हारे बाद पहुंचा। मैथिली सुन रही थी, लेकिन उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सब उसकी वजह से हुआ है। उसके मम्मा, दादी, चाचू, चाची, कोमल, डैड, सब कुछ खत्म हो गया और वो भी सब उसकी वजह से। और फिर वह वहीं बैठकर रोने लगी। सब मेरी वजह से हुआ, मैंने सबको मार डाला, सब मेरी वजह से हुआ। वीर बोला, मैथिली कुछ तुम्हारे वजह से नहीं हुआ, अगर कोई वजह है तो वो है महेंद्र प्रताप, लेकिन उस तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। और तुम्हारे रोने से कोई वापस नहीं आ जाएगा, तो चुप हो जाओ और सोचो आगे क्या करना है। अगर ऐसे ही रोना होता तो मैं 20 साल से रो रहा होता, इसलिए अब शांत हो जाओ और आकर बैठो और आगे की नीति बनाओ, क्योंकि मीडिया ने तुम्हारे बचने की खबर चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दिया है और वो जान चुका है कि तुम यहीं हो, और शायद कुछ दिन में मुझे भी जान जाए। इसलिए रोने से अच्छा लड़ना सीखो, और अब हम दोनों को मिलकर उसका नामो निशान मिटाना होगा, तो तैयार हो जाओ। यह वीर कौन है और आज तक कहाँ था? मैथिली के परिवार वालों ने मैथिली से उसके बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बताया? क्या वीर जो बता रहा है वो सच है या उसके पीछे कोई बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है? महेंद्र प्रताप का क्या सच है? क्या मैथिली की फैमिली को खत्म करने के पीछे महेंद्र प्रताप और कबीर का हाथ है, या इसके पीछे कोई गहरा राज है? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।